पहले कुछ पूछ लेते हैं, समझे। अंतरिम सरकार में आप बताइएगा, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन था? 1940 का पूछ रहे हैं हम। जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली। वित्त मंत्री आप बोलिएगा। जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ, लियाकत अली। वित्त मंत्री था लियाकत अली, श्रम मंत्री था जगजीवन राम, रक्षा मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, चालू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? कौन से एक्ट के द्वारा? कितने से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पारित हुआ था। 74 में जाके स्थापना हुआ था, समझे। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में। रेगुलेटिंग एक्ट की जगह 73, स्थापना कब हुआ? 74। 12 अनुसूची का नाम बताइए। पहला अनुसूची में क्या है, दूसरा अनुसूची में क्या है, तीसरा तीसरा में शपथ ना। हाँ, चौथा में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। चौथा में। पचमा में क्या है? पचमा में आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति हो गया। छठा में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और उसके बाद 7वां में क्या है? संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची का विषय। 8वां में क्या है? 22 भाषा। 9वां में क्या है? पंचायती राज, भूमि सुधार। और 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? पंचायत। 12वां में नगर पालिका। ये डेली रिवाइज चलेगा 12 अनुसूची, समझे। और बताइएगा किस भाग में निर्वाचन है? कौन से भाग में? 22 भाग है ना संविधान का। 22 भाग में किस भाग में निर्वाचन है? भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में नागरिकता 2 में है। नागरिकता 2 में, एक बार पढ़ ही देते हैं, ठीक है। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा में है नागरिकता, तीसरा में है मूल अधिकार, चौथा में है डीपीएसपी, पांचवा में है मूल कर्तव्य, चौथा में है डीपीएसपी, चौथा के कॉम में है मूल कर्तव्य, पांचवा में है संघ, छठा में है राज्य, सातवां में आपका हो गया पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य संविधान 7वीं अनुसूची 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्सित। 7वां निर्सित है। 7वां निर्सित है। इसको लिखने दीजिए, अच्छा हो जाए। पेन लाए हैं इसको? हाँ, खत्म कर दिया, निश्चित कर दिया। याद रखिएगा ना, 7वां निर्सित है। बंद कर दिया क्या? 7वां निर्सित है। 8वां क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 8वां क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायत, 9 के क में नागरिकता, नगर पालिका, 9 में पंचायत, समझे। 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारिता समिति, 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, 11 में संघ एवं राज्य उसके मध्य संबंध, 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य इत्यादि, 14 में क्या है? 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, याद रखिएगा। 14 में क्या है? 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, लेकिन 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध है, समझे। संघ और राज्य के बीच संबंध 11, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तब आएगा 14 में। 14 का क में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में आपका है 16 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 में है राजभाषा, 17 में राजभाषा, 18 में क्या है? आपात उपबंध। आपात उपबंध आप बताइएगा, आपात उपबंध किस देश से लिया गया?
किस संविधान, किस देश के संविधान से? आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से होगा। ब्रिटेन से है, कहाँ से? हम बता रहे हैं। आपातकाल जर्मनी से, ठीक है बोले थे। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया अमेरिका से। दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन करने जाएंगे कहाँ? अफ्रीका जाएंगे। संविधान संशोधन करने कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका। और आपात लगेगा जर्मनी से, आपात लगेगा जर्मनी से, याद रखने का तरीका, आपात लगेगा जर्मनी से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, समझे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। इसमें विधि है, उसमें विधि है। निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, स्थापित प्रक्रिया जापान। प्रस्तावना में कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे। हम भारत के लोग किस देश से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से। अच्छा बताइएगा, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, बताए थे ना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ना। बेरोजगारी बनाम 1960 प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरोजगारी बनाम संघ मामले में 1960 एक बार पढ़ दिए थे ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब के मामले में न्यायमूर्ति और हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का क्या बोला था? आत्मा बोला था। चलिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है? जो राज्य अपने देश में मिल जाएगा वो फिर अलग। लोकसभा में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कुल सीटों की आरक्षित संख्या कितनी होती है? 20 गो होती है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की जाती है? 20 गो। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया था 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर को। सुनिएगा, अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है? भारत क्या है? राज्यों का संघ। दूसरा में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, जो कि कोई विदेशी राज्य होगा ना, अपने अंदर अपने देश में शामिल हो सकता है। 2 में। 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल एवं सीमा एवं नामों में परिवर्तन। नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों के मतलब अपने ही देश के अंदर जो राज्य है ना, 2-3 के लगेगा आपको। विदेशी राज्य मिलेगा 2 नंबर, अनुच्छेद 2। तीसरा में क्या है? अपने देश के अंदर ही जो अपना सबका राज्य है उसी समय है ना विभाजन होकर के एक नया राज्य का निर्माण कर सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत। और 4 में क्या कहा गया है? 4 में आपका कहा गया है 2 और 3 में जो है ना
जो भी संशोधन होगा 368 संविधान 368 क्या है अनुच्छेद के अंतर्गत वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, नहीं माना जाएगा। 395 368 के तहत है ना, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 में संविधान संशोधन है, हाँ 368 के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3 को ये किसमें कहा गया है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में राज्यों का संघ 1 नए राज्य का प्रवेश, 2 सीमा में परिवर्तन ना, और नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश नहीं स्थापना, 3 हो गया आपका। और उसके बाद 4 में क्या कहा गया है? 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी संशोधन होगा, उसको 368 संविधान संशोधन के तहत उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 अनुच्छेद के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। संसद ये सब काम कर सकता है। राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 53 में, आप याद किए थे 1953 में फजल अली आयोग 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कौन बिल्लू पिल्लू भाई था वो जो अनशन पे बैठ के भूखे हड़ताल में मर गया था 70 दिन के बाद? 3 बार हुआ था, 2 बार बाद देने हुआ था, लास्ट में जाके ये था। कौन इल्लू पिल्लू नाम था, वो मर गया था, देखिए ना बता देते हैं। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ, आंसर पर कौन मर गया था? हाँ है ना, पोट्टी सीमा रामुलू, हम वही पिल्लू पिल्लू कर रहे थे। 63 दिन का साथ किया था। उसमें दिया हुआ नहीं है। 56 दिन है ना, 56 दिन भूखे रह गया, सरकार को झुका दिया। क्यों सरकार को क्यों झुक गई? क्योंकि इसका निधन हो गया भूखे पे, फिर 56 दिन तक। तब आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर अलग कर दिया गया। वही देख के ना पूरा वो हो गया था ना, तब एक और आयोग का स्थापना हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ना, कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश का, मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश को बनाए थे? उस समय 14 गो राज्य मात्र था और 6 आपका यूनियन टेरिटरी था, आपका संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश था। 1420 टोटल मिला कितना था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। सिक्किम एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य सिक्किम को बना दिया गया। हाँ सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया? सिक्किम को राज्य के दर्जा 1974 में दिया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1945 को फिर इसको 22वां राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो दर्जा दिया था ना, पूर्ण राज्य का दर्जा। 36वां संविधान, लेकिन 35वां संविधान संशोधन में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था पहले। सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन के तहत लिया गया, जिसके बाद वह राजशाही समाप्त हो गया। इससे पहले 1975 में एक जनमत संग्रह के जरिए वहां की जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया था। विलय कब हुआ था? 1951 में ही, 16 मई 1951 में। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1951 दिया गया। 51 दे दिया ना संवैधानिक दर्जा। 1975 में तो उसको शामिल कर दिया गया। 1975 में दिया गया। हाँ यार गलत दिया गया है जनमत संग्रह। चलिए आज उनकी उसी का है जन्मदिन है भीमराव 14 अप्रैल। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? 1975 में 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। इकोनॉमिक्स से क्या था?
भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो राष्ट्रपति का अधिकार। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासतों को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जूनागढ़ रियासत को है ना जनमत संग्रह करा के है ना भारत में मिलाया था, और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई करके भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तान सेना और कबाइलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर, मतलब जम्मू कश्मीर जो भारत में मिला ना, विलय पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत में मिला था। जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ जनमत संग्रह और हैदराबाद सैन्य कार्रवाई, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। बस इसे शॉर्ट में याद रखिए। पहले के विषय में राज्यों को राज्य का दर्जा, नागालैंड को राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? पहले के विषय राज्य को दर्जा, राज्य का दर्जा। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1963 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश को 1971। सुनिएगा, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? मतलब मेन पॉइंट दिया गया खाली 1963 को। हिमाचल प्रदेश को 1971 को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 ईस्वी को। मेघालय को 1972 में, मेघालय को 72 में, सिक्किम को 75 में, सिक्किम को 75 में 1975। अरुणाचल प्रदेश को 1987, अरुणाचल प्रदेश को 1987। त्रिपुरा को 72, त्रिपुरा को 72, मणिपुर को 72, 1972। त्रिपुरा 72, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963, हरियाणा को 66, हिमाचल प्रदेश को 71 और 72 में 3 गो है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 87 में 3 गो है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। बस ठीक। और गोवा को तो होवे क्या था, पुर्तगाली के कब्जा से हालांकि हम दिए थे 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा के साथ और किसको बुलाया गया था? वो भी तो बता रहे हैं। दमन और दीव ऑपरेशन विजय के तहत मिलाया गया था, इसीलिए वो तो हाँ उस दिन मनाया था। वही क्या बोलते हैं, मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। नागालैंड 63 हो गया 1963। हरियाणा 66, हरियाणा 66। हिमाचल प्रदेश 71। ध्यान से सुनिएगा भैया फिर से। नागालैंड 63, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72। हाँ, अब उसके बाद सिक्किम 75, और उसके 75 के बाद चलेंगे 87 पे। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 87। खत्म हो गया, समझे? परिषद का नाम एवं मुख्यालय। और दमन और दीव को भी 87 में आएगा। दमन और दीव 87, यही उस टाइम बोल रहे थे 1987 दमन और दीव को भी। परिषद का नाम, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? केंद्र क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। केंद्र क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। उत्तर चलेंगे तो दिल्ली, उत्तर क्षेत्र परिषद का मुख्यालय दिल्ली। आप पूर्वी में चलेंगे तो कोलकाता, पूर्वी में चलेंगे तो कोलकाता। और उसके बाद पश्चिमी में चलेंगे तो मुंबई, पश्चिमी चलेंगे तो मुंबई। दक्षिणी चलेंगे चेन्नई, दक्षिणी चलेंगे तो चेन्नई। और उसके बाद केंद्र क्षेत्र परिषद बोलेंगे तो प्रयागराज। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया ना। पूर्व में कौन है बोलिएगा? पूर्व में कौन है? कोलकाता। पश्चिम में कौन है? मुंबई, पश्चिम में मुंबई। पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। उत्तर में कौन है? दिल्ली। और दक्षिण में कौन है? चेन्नई। और केंद्र में कौन है? प्रयागराज। याद हो गया? अब बोलिएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, केंद्र।
मुंबई, पूरब में कलकत्ता, पूरब में कलकत्ता, पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में कौन हो गया मुंबई, और उत्तर में कौन हो गया दिल्ली, और दक्षिण में कौन हो गया चेन्नई, और केंद्र में कौन हो गया प्रयागराज। बोलिएगा। पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, हाँ, दक्षिण में हो गया चेन्नई, बीच में केंद्र में प्रयागराज। केंद्र मतलब 20 होता है। आप बोलिए। पूरब में कलकत्ता, पूरब में कलकत्ता, दक्षिण में पूरब के बाद पश्चिम में चलिएगा पश्चिम मुंबई, मुंबई, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, चेन्नई में प्रयागराज, केंद्र में प्रयागराज। आप बोलिए। पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई। आप बोलिए भैया, तब हम भी बोलेंगे। और पूरब कलकत्ता, पश्चिम मुंबई, हाँ, उत्तर दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, बीच में प्रयागराज। पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में, उसके बाद उत्तर में हो गया आपका दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, केंद्र में प्रयागराज। ये सब क्या है? क्षेत्र परिषद का मुख्यालय है। क्षेत्र परिषद का मुख्यालय, क्षेत्र परिषद का मुख्यालय। दिशा का नाम लगा देगा, उसके बाद बोल देगा क्षेत्र परिषद का मुख्यालय, मतलब पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय, केंद्र क्षेत्र परिषद का मुख्यालय। हाँ, मिलान ऐसे कोई कहीं कुछ जगह नहीं बता पाइएगा। अरे डायरेक्ट पूरब में चलेंगे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, प्रयागराज। दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, बीच में प्रयागराज। अब सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र परिषद में जो राज्य क्षेत्र आता है उसमें कौन कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर आएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। एक बार सुन लीजिए केवल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये आता है उत्तरी क्षेत्र परिषद में। और उसके बाद उत्तर से दक्षिण में चलेंगे। अब दक्षिण में आएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। अब पूरब में चलेंगे, पूरब क्षेत्र परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम। अब चलेंगे पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव। और केंद्र में चलेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसे ही क्या करेगा? पूरब कलकत्ता इधर है, पश्चिम में मुंबई है, इधर उत्तर में दक्षिण हो गया दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई हो गया, इधर तमिलनाडु। आप बोलिएगा। भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणी क्षेत्र क्या का नाम क्या है? मुख्य बिंदु का, हाँ, दक्षिणी पॉइंट, प्रयागराज। दक्षिणी पॉइंट पूछ रहे हैं। क्या पूछना? कैप के मोरिंग, इंदिरा कॉल तो हो गया वहाँ उत्तरी। देखिए सुनिएगा, पूर्वी में हो गया किबुथु, पश्चिम में हो गया गुआरमोती, उत्तरी में हो गया आपका इंदिरा कॉल, दक्षिणी में हो गया कैप के मोरिंग। आप बोल देगा सब, मतलब पूरा दक्षिणी बिंदु, तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। समझ में आ गया? इसमें 5 क्वेश्चन आया। मुख्य भूमिका पूछेगा तब बोलेंगे कैप के मोरिंग, हाँ, और नहीं तो यदि पूछेगा डायरेक्ट दक्षिणी पॉइंट बोलेगा तो बोलेगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल क्या हो जाएगा? उत्तर में, उत्तर लद्दाख में स्थित है। गुआरमोती कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। और आपका किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित? भारत आपका हो गया उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखो भारत कौन सा हिस्से में, हम बताते हैं। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है, वही तो बोल रहा हूं। आप बोलिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल। उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप बोलिएगा, एक बार से बोलते जाइएगा, 2800 को पढ़ लेंगे। आपसे शुरू करते हैं। राजस्थान जयपुर। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश मुंबई। आपसे क्या पूछे? उत्तर प्रदेश लखनऊ। हम बोलते हैं। गुजरात का हो गया गांधीनगर। कर्नाटक का बंगलुरु।
आंध्र प्रदेश अमरावती, यहीं पे कंफ्यूजन करता है। आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, याद रखिएगा। पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था, अब तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया, और आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया, अमरावती। छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक बोल रहा है। तमिलनाडु चेन्नई, बिहार पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला या धर्मशाला, शिमला या धर्मशाला, हाँ धर्मशाला। उत्तराखंड देहरादून या गैरसैंण, हाँ देहरादून या गैरसैंण। उत्तराखंड को है ना फूलों का घाटी भी कहते हैं। पंजाब चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलोंग, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, गोवा पणजी, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य झारखंड, राजस्थान आपका है। और उसके बाद सबसे छोटा गोवा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सबसे छोटा ये सिक्किम होगा। सबसे छोटा सिक्किम में होगा, सिक्किम है ना, सिक्किम होगा, सिक्किम में होगा, सिक्किम होगा ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। चलिए अब चलेंगे 8 गो यूनियन टेरिटरी का नाम पढ़ेंगे, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार, बहुत नाम चेंज हुआ इधर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी श्री विजयपुरम। चंडीगढ़। अच्छा, ये श्रीलंका का राजधानी जानते हैं? श्री हाँ वर्धनमपुर कोटे। हाँ, अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली और दमन और दीव का राजधानी दमन है। दिल्ली का नई दिल्ली है, दिल्ली का नई दिल्ली है। लक्षद्वीप का कवरत्ती है, लक्षद्वीप का कवरत्ती है। पुडुचेरी का पुडुचेरी है, पुडुचेरी का पुडुचेरी है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर या जम्मू। लद्दाख का राजधानी लेह है, लद्दाख का राजधानी लेह है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी में स्थित है, 9 वर्ग किलोमीटर स्थित, 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब सुनिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्षेत्रफल कितना है? 45,652 किलोमीटर, 45,652 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला माहे कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर, 9 वर्ग किलोमीटर। अब पढ़ना शुरू करेंगे नागरिकता। नागरिकता भारत संविधान के किस भाग में है? दूसरा भाग में ना है, भाग 2, भाग 2 में नागरिकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार, किस प्रकार से हम भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? एक तो जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? वंशाधिकार द्वारा, यदि आप हाँ वंश है। पंजीकरण द्वारा, 3 हो गया। देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। 5 प्रकार से हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वही तो होगा पंजीकरण, पंजीकृत कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहां से आपको देगा। जन्म हो गया, वंशाधिकार हो गया, पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया और भूमि के अर्जन द्वारा आप भारत की नागरिकता, नागरिकता मिलने के बाद जमीन खरीदिएगा।
5 साल से ज्यादा है। और उसका प्रावधान दिया गया है, आप कितना दिन तक रहिएगा तो आपको नागरिकता पाँच मिलेगा। साल आप भारत में रह के बिताइए, उसके बाद आपको कोई जमीन खरीदिएगा, उसके बाद नागरिकता अब ज्यादा कर दिया है, 7 से 10 साल तक कर दिया रहना यहाँ कंपलसरी। हमको पढ़े 5 साल पढ़ाया। अब बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया, पहले 5 साल होता है। वर्तमान में कितना साल रहने के बाद भारत में नागरिकता मिल सकता है? 2 तरह का है, वो 7 साल में देखिए, 10 साल एगो 9 साल में। नहीं देखूंगे 7 साल आदिल खान है, 7 साल आदिल खान 5 साल है अब 7 साल और 11 वर्ष। 11 साल से। हाँ 10-11। दूसरा तरीका से हाँ वो नागरिकता दिया पड़ेगा। भारत संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका से में की छे दोहरी नागरिकता। केना केना नागरिकता छे? भारत से मतलब राज्य सरकार ने अलग नागरिकता छे, देश ने एक अलग नागरिकता। नहीं यहाँ भारत में नागरिकता तो है नागरिकता हो। क्योंकि आप बिहार में ना यूपी जाइएगा तो आपको वीजा बनाना पड़ेगा। वीजा पिज्जा नहीं, पिज्जा नहीं वीजा। वो बोल रहा है कि यदि कहीं जाना पड़ेगा तो पिज्जा बनाना पड़ेगा। वीजा आयो हो जाए वीजा बनाना पड़ेगा। यहाँ ये इसका नाम है। एक नंबर। पहले इसको पढ़ लेते तो इसको पढ़ समझे, मजा आएगा। भारत में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कहाँ से लिया गया नागरिकता? एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। संसद और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत संसद के द्वारा पारित किया गया है नागरिकता कानून को। 1955 अधिनियम के तहत नागरिकता कानून को पारित किया गया है। सबसे जटिल भाग 2 है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बताया है। भीमराव अंबेडकर ने बताया है। भाग 2 सबसे जटिल भाग है। नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 पढ़े छी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत का नागरिक पहले से हों, उस बच्चे को ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? भारत का नागरिकता मिल जाएगा। वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के हों, चाहे वो विदेश में पैदा हुआ अलग बात है, लेकिन उसका माँ बाप का नागरिकता यदि भारत से है उसको नागरिकता मिल जाएगा। ऐसा नहीं उसका वहां जाने के बाद नागरिकता खत्म हो गया है और उसका बच्चा जन्म ले लिया, उसका बच्चा को यहाँ नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा नहीं। माँ बाप का नागरिकता पहले से खत्म नहीं होना चाहिए। पंजीकरण, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा, उसके बाद यहाँ पर नागरिकता मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि 7 साल रहने के बाद आपको नागरिकता मिल ही जाएगा, समझे? पूरा बायोडाटा चेक करेगा। इस वाले देखते हैं, नहीं देखिए कितना लगभग कितना हजार आदमी का है ना नागरिकता फाइल किया है रोहिंग्या के लिए, गलत तरीके से यहाँ आ गया, पंजीकरण कर दिया है। उसी तरीके से देशीकरण, भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 11 साल देश में रहना होगा। इसके तहत है ना आपको 11 साल आपको देश में रहना होगा। पंजीकरण में 7 साल और देशीकरण में 11 साल। अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब किसी विदेशी राज्य को यदि वही हो अनुच्छेद 2 के तहत नया राज्य को मिलाएंगे ना, उसमें जो भी आदमी वहां बसा रहेगा ऑटोमेटिक उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगा, उसको बनाना नहीं पड़ेगा। बस जैसे वहां पे मिला है, वहां पे जितना भी जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो सबको नागरिकता मिल जाएगा। भारत नागरिकता का अंत, कैसे कैसे आपका भारत नागरिकता खत्म हो सकता है? भारत नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से खत्म हो सकता है। नागरिकता का त्याग करने से, नागरिकता का परित्याग करने से, अपना मन से यदि नागरिकता खत्म करना चाहते हैं भारत से
कोई देश सेवा का कार्य किए उसमें भी आपका सब मिलेगा, इसमें मिलेगा। मुक्त हो जाएगा। या 5 साल से बाहर जाके रह गए, उसके बाद में आए भारत में, भी अपना भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो भारत नागरिकता का अंत जो है नागरिकता परित्याग करने से, खुद से आप नागरिकता को यहाँ हटा सकते हैं, भारत से संबंध तोड़ सकते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, जैसे वहाँ कहीं पे आप नागरिकता प्राप्त कर लिए, ऑटोमेटिक यहाँ से नागरिकता का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन रेयर केस में एक कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है, जो कि आपको है ना, जैसे शाहरुख खान को है, प्रावधान दिया गया, वही तो हम बता रहे हैं। उसको है ना, भारत का भी नागरिकता है, विदेश का भी नागरिक, सऊदी अरब, कौन सा है, सऊदी अरब है ना, 2-3 देश का नागरिकता उसके पास है। बहुत सारा ऐसा है ना सेलिब्रिटी, उसको 2-3 देश का नागरिकता है। वैसे ना, जैसे कि कोई देश में दोहरी नागरिकता सिस्टम है ना, पहले उस देश का नागरिकता ले लिया है, फिर हम हमारे देश से नागरिकता ले लिया, तो उसको मान्यता तो उस देश का है, लेकिन ये हमारे देश में दोहरी नागरिकता है, कहीं की होता है 3 नागरिकता जो देश का है, तो अभी पहले से वहाँ है, लेकिन देश का नागरिकता लेकर बैठा है, पहले यहीं का है, अपना यहाँ का पहले नागरिकता परित्याग किया है, उसके बाद वहाँ गया, वहाँ नागरिकता ले दिया, ऐसे हुआ है। लेकिन इधर संसद से पहले थे ना, वो बोले कोई प्रावधान जोड़ा गया है, उसके बाद 2 नागरिकता है, 2 नागरिकता है, सबको नहीं मिलेगा, सबको नहीं। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यदि सरकार आपसे चाहेगी, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपसे सरकार नागरिकता छीन सकता है। शायद ऐसे समझिए देशद्रोह के मामले में। नागरिकता संबंधी नियम, वैसे भी नागरिकता से कौन छीन सकता है, राष्ट्रपति, संसद बनाता है। अरे संसद वहीं से जब जाके वो करेगा, संसद थोड़ा से नागरिकता छीनेगा। नागरिकता में बात आएगा तो राष्ट्रपति के पास या तो गृह मंत्री के पास। नागरिकता संबंधी नियम कानून संसद बनाता है, नागरिकता संबंधी नियम जो बनाएगा संसद बनाएगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। भारत की नागरिकता जो है ना, किस पर आधारित है, अधिनियम 1955 पर आधारित है। अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे, 4 तक पढ़िए लिए थे ना, अब बताइएगा 4 में क्या है। 2 या 3 में जो भी होगा, जो भी संशोधन होगा, लेकिन 368 के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इतने को बस। 5वां में क्या है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जो उस समय भारत के अंदर थे। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जो संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता थी, मतलब जो उस समय भारत के अंदर ही था, वो अनुच्छेद 5 के तहत उसको नागरिकता दे दिया गया है, जो कि पहले से भारत में है, समझे। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोग, मतलब कि अब अलग हो गया। 6 में क्या था, 5 में क्या था, 5 में क्या था, जैसे अलग हुआ ना, अलग जैसे हुआ, मान लीजिए कि यहाँ अलग हुआ, इसमें भारत के अंदर जो भी आदमी आया था ना, उसको नागरिकता मिल गया 5 के तहत। 6 में क्या है, जो इधर रह गया, वो सोच रहा है कि हमको भारत में जाना है, तो भारत में यदि जाना है तो अनुच्छेद 6 के तहत उसको नागरिकता मिलेगा। अब देखिए पढ़िए अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता किंतु संविधान बनाने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, और संविधान बनने के बाद आएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता नहीं मिलेगा। हम बता रहे हैं 5 में क्या है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जो उस समय भारत के अंदर थे, जिस समय संविधान आपका प्रारंभिक तौर पर चल रहा था, उस समय जो आपका भारत के अंदर जो भी मनुष्य था, जो भी लोग था, उस सबको अनुच्छेद 5 के तहत उसको नागरिकता मिल गया। कहीं गलत बोलेंगे बोलिएगा। भारत विभाजन हुआ था ना, जब देश अलग हुआ तो संविधान लेने पड़ गया था, तो कुछ लोग यहाँ रह गया, उसको नागरिकता मिल गया। ये बात अनुच्छेद 5 में कहा, लेकिन अनुच्छेद 6 में ये कहा कि मतलब कि संविधान बनने के बाद कोई आगा नहीं आने देगा, आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनाने के बाद आए लोगों की नागरिकता नहीं मिलेगा। संविधान बनने से पहले जो था वो मिलने करेगा, उसके बाद जो पाकिस्तानी आएगा 6 के तहत बोलेगा कि अनुच्छेद 6 पढ़ लो, तुमको नहीं आने देगा। दोनों बात सेम ही है, लेकिन इसमें नहीं होने देगा। संविधान यदि बन जाए भारत का जो रहेगा, नहीं मिलेगा, 6 के तहत नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। अब 7 पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए 7वां में क्या है,
स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, भारत से पाकिस्तान मतलब नहीं हुआ था कोई भारत से पाकिस्तान गया था जो पाकिस्तान से भारत आ गया था, तो क्या बोल रहा है, भारत से पाकिस्तान चले गया था कुछ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले, ये तो कहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान बनाने से पहले जो रहा गया सबको नागरिकता मिलेगा, सबको नागरिकता मिलेगा। पाकिस्तान का रूल था और कोई देश का नहीं था। नहीं भाई, भारत का रूल है सर। अलग चीजें ना हुए थे, इसी से विभाजन हो गया, देश का विभाजन हुआ ना, उसके लिए देश जैसे विभाजन हुआ तब तक संविधान नहीं बना था, ठीक, उससे पहले ही देश विभाजन हुआ, उससे पहले ही जो पाकिस्तान गया था। एक बार विश्लेषण कर देते हैं, मेरे अंदर भी कुछ घुस गया, कुछ अटर चीज। 5 में क्या है, संविधान बनाने से पहले नागरिकता मिल गया, ठीक है। 6 में क्या है, संविधान बनाने के बाद किसी को नहीं आने देंगे, नहीं मिलेगा। 7वां में क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने से पहले ही जो वहां चले गया था, आ गया था, उसको ही नागरिकता मिलेगा। संविधान जैसे बन गया आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। किस अनुच्छेद के तहत नहीं मिलेगा, 6 के तहत। लेकिन जिसको मिलेगा संविधान बनने से पहले जो आ गया था, लौट कर आ गया था, गया लौट कर आ गया, 7 के तहत मिल जाएगा। आप समझ में आ गया ना। 8वां पढ़ते हैं, विदेशों में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे कि आप विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं या कोई भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तो आपका नागरिकता जरूरी नहीं कि यहाँ खत्म कर देगा, नहीं समाप्त होगा। हाँ, 8 के तहत कहा गया है। 9 में देखिए, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे विदेश में की नागरिकता प्राप्त की तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता भूल जाइए, खत्म कर देगा। फिर आपका नागरिकता खत्म हुआ तो फिर आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सब प्रावधान अपनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं पहचानेगा। 10 के तहत अनुच्छेद 10 के तहत भारतीयों की नागरिकता नहीं वही बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है, वही देशद्रोही काम तब तक नहीं कीजिएगा, मतलब तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक कोई भी देशद्रोही काम नहीं कीजिएगा। तो आपका अनुच्छेद 10 में ये प्रावधान दिया गया है। तो बोला क्या गया है, भारत की नागरिकता तब तक आपकी बनी रहेगी जब तक आप देशद्रोही काम नहीं कीजिएगा। जैसे तरीके को काम किए बस अनुच्छेद 10 के तहत आपका नागरिकता खत्म। अनुच्छेद 10 के तहत आपका नागरिकता खत्म। अरे मतलब अपने देश का खुद, हाँ 395 अनुच्छेद है। इसके अंदर भी नियम है, इसके अंदर 10 के अंदर भी है। 10 के कौन में होगा, वो नहीं पढ़ना है, खाली में इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि 10 दिन में खत्म, 10 दिन में पॉलिटिक खत्म। हमको नोट्स भेज दीजिएगा तो आपने मोबाइल भेजा है, भैया है ना, अकाउंट खुला है। पॉलिटिक में कुछ जैसे समझ नहीं है कुछ चीज से आग में मुझे नहीं जानते, हम रहे बोल रहा हूँ खुलना जरूरत है। देखिए अनुच्छेद 11 यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है ना, नहीं कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा, उससे मेरा भी कंफ्यूजन हो। ठीक, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यह जिम्मेवारी किसको दी गई है, अभी बोले थे ना, होम मिनिस्टर को। क्या हुआ, बंद हो गया है। चलिए, ये जिम्मेवारी किसको दिया गया है, नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को। और नियम बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को, नागरिकता संबंधी कानून बनाने करने का संसद को, लेकिन जिम्मेवार गृह मंत्रालय को दी गई है। इसका काम रहेगा जल्दी तुम नियम बनाओ, इस पे नियम बनाओ, उस पे नियम बनाओ, इसका खाली बोलने का काम है। गृह मंत्रालय का है, मतलब कि नियम लगाना, नियम बनाना उसका काम है संसद का। चलिए, नागरिकता पूरे पढ़ दे की हो, इसको फिर पढ़े हम, इसको पढ़ लेते हैं। नागरिकता लगभग खत्म हो गया है।
ठीक है, उसको छोड़ देता है, नहीं तो इधर ले रह जाएगा। पुलिस यही पाइएगा। ठीक, ठीक है, क्यों मन नहीं सब लगता है। ठीक है, इसमें आधा आधा बात या दिमाग में आधी बात आता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, किताब बदलता है तो क्या, शुरू किए थे पॉकेट जी कैसे। पॉलिटी के लिए पॉलिटी इतना सिंपल चीज है नहीं, हाई काफी है। छोटा सा बुक है, हम तो फोटो स्टेट करवाए। चलिएगा, क्या पन्ना का है? 50 पेज है 114। मेरा 50 गुम हो गया, दो गो नहीं किया, दो मिला के क्या किया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता प्रदान करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से है ना। CAA जो आया था, CAA जो आया था 2019 में ना, क्या पूछ रहा है? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो CAA आया था, उसमें बोला गया था कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, अब देखिए कौन सा धर्म छूट रहा है? मुस्लिम धर्म आपका छूट रहा है। इस सब को, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके सभी देश के नागरिकों को क्या मिलेगा? नागरिकता प्रदान का प्रावधान दिया जाएगा भारत में। इसीलिए हंगामा हुआ था कि सब धर्मों को दीजिएगा, तो मुस्लिम को क्यों नहीं दीजिएगा? किस देश के लिए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए। यहां से मुस्लिम नहीं आ सकता है और सब आ सकता है। 2019 में पारित हुआ था, याद रखिएगा, 2019 में पारित हुआ था। CAA कब लागू हुआ था? 2019 में। सही, इसमें बहुत गति दिया हुआ है, डेट देवे नहीं किया। इसमें सब था ना भैया, अभी जब आप जो बंद किए। अच्छा, बढ़िया। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग या पर्यावसान या वंचना के आधार पर। ये तो आपको पता है कैसे कैसे खत्म हो सकता है। 3 को प्रवेश किए। एक तो परित्याग कर सकते हैं, देशद्रोही का काम कर सकते हैं, और कहीं दूसरे, हाँ, अपने वही परित्याग हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? देशद्रोह का काम कीजिएगा, उसमें खत्म हो जाएगा। जैसे वहां का नागरिकता लीजिएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। 3 को थे किया नहीं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष तक। यहाँ 7 वर्ष तक कहीं रहे तो आपका नागरिकता यहाँ से खत्म। तो हमेशा वो वीजा बनाते रहेगा, अपडेट आते रहेगा। और मैंने भी कहा था कैंडिडेट से खबर आई है, बड़ी अच्छा आई है। वैसे तो 5 साल में ऑटोमेटिक अभी की जगह अपना खत्म कहाँ से हो जाए? 7 साल में खत्म होता है। 5 साल में आपको आना है, चले जाइए ऑटोमेटिक। अरे नियम यही बता रहा है, 5 साल में वोटिंग होवे करेगा, 7 साल में आपका नागरिकता खत्म होगा। इसीलिए बोलता है कि एक बार वोट देने आ जाइए, आपको नागरिकता खत्म है। हाँ, लेकिन प्रत्येक चुनाव में आपको ना होगा 5 साल में। तो यहाँ 7 साल में खत्म नहीं होता है। बारिश कराएगी क्या बोल रहा? प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? 9 जनवरी। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी ना, 1915 ईस्वी में भारत आए थे। गए कब थे? लेकिन देखिए नहीं, आप इसीलिए हम मोबाइल रखे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? वकालत करने के लिए 13 में गया था। 15 में आए। कब आए थे महात्मा गांधी भारत? 15 में तब ना 17 में हो गया, आंदोलन कर दिया था, 18 में फिर खड़ा कर दिया था। 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रति 2 वर्षों पर, क्या क्वेश्चन था आपका?
प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर। 2 वर्ष में है ना प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। जब ऊपर है कि 6 में क्या कहा गया था? भारत से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ये पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन। 6 में क्या था? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता किंतु संबंधी बनाने के हेतु आएंगे जो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब पाकिस्तान से भारत आएगा ना, नियम बनाने के बाद, कानून बनने के बाद नागरिकता उसको नहीं मिलेगा। 7 में क्या था? 7 में आपका था स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गया है, यदि नियम कानून बनाने के बाद आ गया है उसको भी नागरिकता नहीं मिलेगा, उससे पहले उसको ना हो। तो यहाँ क्या लिखा गया है? पाकिस्तान घूमने गया था आगे है। हाँ, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8वां में है भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता का अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं। 8 में क्या है? विदेशी लोगों को नागरिकता, अर्थात विदेश में यदि नौकरी कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं तो नागरिकता खत्म नहीं होगा, आपका नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 8 के तहत। 9 में क्या है? जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया तो उसका नागरिकता क्या हो जाएगा? यहाँ समाप्त हो जाएगी। 10वां में क्या है? नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता। 10वां में क्या है? वही देशद्रोही लक्षण, नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता। यदि आप भारत के खिलाफ कोई देशद्रोही काम करते हैं तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपका बना रहेगा जब तक आप अच्छे काम करिएगा। 11 में क्या है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार नियम। मतलब नागरिकता संबंधी कानून जो संसद बनाती है वो किसमें है? अनुच्छेद 11 में। तो याद रखिएगा 5 से 11 अनुच्छेद तक है ना नागरिकता नियम, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। 5 से 11 नागरिकता संबंधित अनुच्छेद। 5 से 11 नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। 5 से 11 नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। 5 से 11 नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है दोहरी नागरिकता से संबंधित है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। किस समिति से संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके है ना भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप। कहने का मतलब भारत के बैंक में यदि पैसा खूब जमा करना चाहिए, आपको करोड़ों रुपया हो गया, भारत की नागरिकता मिल जाए ऑटोमेटिक, नहीं मिलने वाला है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। कृषि और भूमि PIO कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हुआ रंजन जी? हम नहीं समझ रहे हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब भारत में रहने वाले व्यक्ति जिसको PIO बोलते हैं का कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता? भूमि और कृषि और भूमि नहीं खरीद सकता। भारत का व्यक्ति जो पाकिस्तान में साथ में आता है तो क्या सर हो कि यही कंपनी का राशन कार्ड से भी शुरू होता है? भारतीय मूल के व्यक्ति अर्थात PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। घंटा कुछ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? लिखिए ना। इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं कुछ नहीं। चलिए
यही थोड़ी होने वाला है, इसके दिमाग में याद रखिएगा ना। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता है? कृषि भूमि, कृषि और भूमि नहीं खरीद सकता है। मतलब इसका ये पाकिस्तान सा और जमीन उमीन नहीं खरीद सकता है। हाँ, जहाँ बोल रहा है भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। तब जमीन खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता यहाँ पे? जमीन में कृषि भूमि मतलब ये नहीं खरीद सकता है। NRI PIO OCI यहाँ पे निकालिएगा तो कहाँ पे ये चीज़ है ना, इसमें है ना NRI इसे कुछ दिया नहीं, पूछता नहीं होगा, हाँ। खाली मतलब दे दिया क्या होता है। हाँ। पासपोर्ट धारक जो विदेशी है, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत से बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक, उसको पीआईओ बोलेंगे। ओहो, पीआईओ का मतलब दिया है यहाँ पे, इसीलिए भूमि खरीद नहीं सकता है। नागरिकता वहाँ प्राप्त कर लिया, लेकिन भारत मूल का है, वहाँ का नागरिकता मिल गया उसको, लेकिन वहाँ का नागरिकता मिल गया, लेकिन भारत का मूल का ही हुआ ना, नहीं बोलते हैं। अरे ऋषि सुमन ब्रिटेन का राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना था, वो भारत मूल का है ना। भारत मूल का मतलब भारत का इसका पूर्वज रहने वाला था, इसलिए बोला जाता है भारत मूल का, लेकिन वो आके यहाँ जमीन कृषि नहीं कर सकता है, यही बोला गया। अब समझ में आए? इसको है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, अपने से पढ़ ले जाए, हम नहीं समझा पाएंगे इसको। ये क्या है? LM सिंधवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाने की अनुशंसा की है। LM सिंधवी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? LM सिंधवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में मनाते हैं। उस दिन क्या हुआ था? गांधी जी भारत लौटा था। लेकिन कल में यही पढ़ गया, यही पढ़े, ये घर से पढ़ के आएगा, लेकिन ये घर से पढ़ के आना है, इसको खत्म कोई गलत नहीं करना है। पढ़ियो।